जैसे कि गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो डाओरोंग की थी वो लू फेंग से मिलने के लिए आ जाती है। लू फेंग और मोरूशा ये दोनों की दोनों एक टेबल के ऊपर बैठ के डिलीशियस फूड और वाइन पी रहे थे। इसके बाद डाओरोंग की वहाँ पे आती है और लू फेंग को और मोरूशा को ग्रीट करती है। लू फेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि चलो चलो ठीक है, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। डाओरोंग की कहती है कि उसके जो फादर है वो मारे गए और साथ ही साथ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो जिंदगी है पूरी की पूरे एंटायर केव के अंदर चली गई, जिसके अंदर छोटे बच्चे और बूढ़े जवान काफी सारे लोग थे। मैं बस अपने फादर का और उन सारी जिंदगियों का बदला लेना चाहती हूँ जो कि उस दिन उस केव के अंदर मारे गए। मैंने सिटी लॉर्ड मेंशन से मदद मांगी थी ताकि वो उस मर्डर को मार सके, बट वो अभी तक शांत है। इवन थॉट मैंने यांग फेंग गिल्डहॉल्ड के अंदर जाके उस पर्सन के नाम की जो बाउंटी थी उसका भी प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दिया, बट अभी तक उस बाउंटी को किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया। मैं बस यहाँ पे आपसे भीख मांगने के लिए आई हूँ कि आप प्लीज जाके उस बाउंटी को एक्सेप्ट कर लीजिए और प्रेसिडेंट मू यांग को मार दीजिए। इसके बाद जो डाओरोंग की होती है वो अपने घुटनों के ऊपर आ जाती है और कहती है कि मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि मेरी सारी की सारी जो वेल्थ है वो ऑलरेडी मैं उस बाउंटी के ऊपर लगा चुकी हूँ। अभी मेरे पास बस 10,000 कॉस्मिक सैंड है जो कि मैं आपको ऑफर करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि ये जो अमाउंट है कॉस्मिक सैंड का ये काफी ज्यादा कम है आप जैसे सुप्रीम लॉर्ड के लिए, बट मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपके लिए ये भी कम है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ऑफर कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा शायद से मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। लू फेंग इस लड़की की तरफ देखता है और कहता है क्या क्या तुम अपने आप को स्लेव बनाना चाहती हो। लू फेंग कहता है कि तुम्हारे जो फादर है उन्होंने मरने से पहले तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ अरेंजमेंट्स किए होंगे। साथ ही साथ अभी तुम मॉली क्लैन के फ्लाइंग बोट के अंदर बैठ के आई हो, यानी कि तुम अभी भी अपनी जिंदगी आराम से काट सकती हो। क्या तुम सही में एक रिवेंज के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो, अपने आप को स्लेव बनाना चाहती हो। और जो डाओरोंग की होती है वो अभी भी अपनी गर्दन नीचे करके बैठी रहती है। लू फेंग कहता है कि इवन अगर मैं प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन को मार भी दूं तो उससे तुम्हारे जो फादर है वो वापस से जिंदा नहीं होने वाले। क्या तुम सही में अपनी इतनी अच्छी खासी जिंदगी अपने मरे हुए पिता के लिए समर्पित करना चाहोगी। जब लू फेंग ने इस लड़की को फर्स्ट टाइम देखा था तो लू फेंग को इसके नजरों के अंदर बस एरोगेंस देखने के लिए मिल सकता था, बट इस बार जब लू फेंग इस लड़की को देख रहा है तो ये टोटली पूरी तरीके से बदल चुकी है। डाओरोंग की रोते हुए कहती है कि वो मेरे फादर थे एंड उनसे मैं इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उन्होंने हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट किया है, मुझे प्यार किया है। मरने से पहले भी उन्होंने मुझे अपना लास्ट मैसेज भेजा था। मे बी वो चाहते थे कि मैं उनका बदला लूं। जब इस दुनिया के अंदर वो नहीं रहे तो ये दौलत शौहरत इन सब चीजों का मैं क्या ही करूंगी। मैं इस बदले के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। लू फेंग एक और बार इस लड़की को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए इतना कुछ अरेंज किया है, उन्होंने अपने मरने से पहले तुम्हें मैसेज भेज दिया। मे बी वो चाहते होंगे कि तुम उनके मरने के बाद एक अच्छी खासी जिंदगी जियो, बट अभी तुम अपने आप को एक स्लेव की तरह बेचना चाहती हो। तुम्हें अपने साथ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी 10,000 कॉस्मिक सैंड की तो वो भी तुम अपने पास रखो और उससे अपना कल्टीवेशन बढ़ाओ। और रही बात तुम्हारी हेल्प करने की, मैं उस बाउंटी मिशन को एक्सेप्ट करने ही वाला था वैसे भी, क्योंकि प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन मेरी भी फर्स्ट टारगेट है। डाओरोंग की ये सब चीजें सुनने के बाद थोड़ी सी शॉक हो जाती है एंड फिर वो लू फेंग की तरफ देखती है एंड वो कहती है क्या तुम सही में मेरे से कोई भी कॉस्मिक सैंड नहीं लेना चाहते, ना तुम मुझे अपना स्लेव बनाना चाहते हो। डाओरोंग की एक और बार लू फेंग से कहती है कि आप दिल के काफ़ी अच्छे हो, मैं आपको दिल से सर्व करना चाहती हूँ, बट लू फेंग इसे मना कर देता है एंड कहता है कि तुम्हें मॉली क्लैन के अंदर दोबारा चले जाना चाहिए एंड हाँ इस बात को सीक्रेट रखना, इस बात के बारे में किसी को मत बताना। और रही बात प्रेसिडेंट मू की तो तुम्हें उनके मरने की न्यूज़ रात होने से पहले मिल जाएगी, अब तुम जा सकती हो। उसके बाद डाओरोंग की उठ के खड़ी हो जाती है और लू फेंग को एक बार फिर से थैंक्स कहती है, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। तो डाओरोंग की यहाँ से जा रही थी तो उसे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था। वो सुप्रीम लॉर्ड की स्लेव बनना चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी जो सुप्रीम लॉर्ड थे उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी हमें वो यंग गार्ड देखने के लिए मिलता है जिसका नाम सुयुन था और जो ट्रू गॉड था तुरंत भागते हुए डाओरोंग की तरफ आता है। मिस क्या आपके पास से कोई और ऑर्डर है। डाओरोंग की कहती है कि मेरे फादर ऑलरेडी मर चुके हैं और पूरा का पूरा डाओरोंग क्लैन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, तो तुम्हें अभी मेरा और ज्यादा बॉडीगार्ड बनने की कोई जरूरत नहीं है। के बाद जो डाओरोंग की होती है वो सुयान के हाथों के अंदर एक जेड बॉटल दे देती है। सुयान इस बॉटल को देख के काफी तो शॉक हो जाता है। डाओरोंग की उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो मॉली क्लैन के बोट के अंदर बैठ के यहाँ से उड़ जाती है। सुयान उस जेड बॉटल की तरफ देखता है तो वो जो जेड बॉटल थी वो पूरी तरीके से कॉस्मिक सैंड से भरी हुई थी। उसके अंदर कुल मिला के 500 कॉस्मिक क्रिस्टल थे। जो सुयान था उसे नॉर्मली बस 10 कॉस्मिक क्रिस्टल्स मिलते थे एक डेकेड के लिए, बट जो डाओरोंग की थी उसने उसे 500 कॉस्मिक
क्रिस्टल दे दिए थे। बट फिर उसे लगता है कि उसने मे बी मिस डाओरोंकी को काफी ज्यादा दिल से फॉलो किया था एंड काफी ज्यादा दिल से सर्व भी किया था एंड उनकी मदद भी की, इसलिए शायद से उन्होंने ये उसे रिवॉर्ड के तौर पे दिया होगा। अभी जो सुयान था वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो फाइनली अपनी बॉडी रिफाइन करने के लिए जो रिसोर्सेज की उसे नीड थी वो खरीद सकता था। उसे जो मेथड अपने लिए चाहिए था वो उसे ले सकता था एंड अभी उसके पास एक होप था कि वो फ्यूचर के अंदर ट्रू गॉड वॉइड स्पेस लेवल के ऊपर जाएगा। वही हमें फायर इलम रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लैक बचर होता है। ये इस रेस्टोरेंट का ओनर था। जब वो देखता है कि जो सुयोन है वो फाइनली यहाँ से जा रहा है तो थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि जो सुयोन था वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से इसके रेस्टोरेंट को गार्ड कर रहा था एंड क्योंकि ये डाओरोंग फैमिली का एक गार्ड था इसलिए इस होटल का ओनर उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। बट फाइनली वो अपनी मर्जी से यहाँ से जा रहा था। फिर साथ ही साथ जब उसने देखा था कि इस बार जो डाओरोंग की है वो अकेली आई थी एंड उसके साथ वो जो गार्ड थे वो भी मॉली फैमिली के थे। इवन थॉट जिस बोट के अंदर वो आई थी वो भी मॉली फैमिली की थी। ये सब चीज देख के उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। नेचुरली गाइस ये जो बंदा था ये बस एक छोटा सा होटल का ओनर था तो डेफिनेटली इसे डाओरोंग फैमिली के खत्म होने के बारे में कोई भी न्यूज नहीं थी। जब वो ब्लैक बचर इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था तभी एक जोर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो उस आवाज़ की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उस तरफ पैलेस मास्टर डुआन थे। जो पैलेस मास्टर डुआन है ये ब्लड पाइथन सोसाइटी का बंदा है एंड अगर इसकी पावर लेवल की बात की जाए तो ये एक वॉइड ट्रू गॉड है, लेकिन ये एक टॉप लेवल का वॉइड ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर है। जिसको देखते हुए जो ब्लैक बचर होता है वो कहता है पैलेस मास्टर डुआन ये आप यहाँ पे, ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर है कि आप यहाँ पे आओ। पैलेस मास्टर डुआन कहता है कि मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लेके आया हूँ, यानी कि एक नोटिस लेके आया हूँ। इसके बाद वो ऑर्डर बताता है कि जो प्रेसिडेंट है ब्लड पाइथन सोसाइटी के उन्होंने कहा है कि अब से हर किसी को वन टाइम टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी पूरे के पूरे 100 सेंचुरीज के लिए। आप लोगों को बताइए होगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उन्हें भी एक मेथड खरीदना है जो कि लगभग 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड का है एंड अभी उस बंदे के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो खरीद सके। वही वो जो ब्लैक बचर होता है वो डुआन मुआन की तरफ देखते हुए कहता है पूरे के पूरे 100 सेंचुरीज का टैक्स एक साथ मैं इतना ज़्यादा कैसे पे कर पाऊंगा। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें लगभग 100 अपोच पे करना है एंड ये भी गाइस एक करेंसी है एंड अगली बार तुम्हें 100 अपोच तब पे करने पड़ेंगे जब 100 सेंचुरी खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि हमारी जो पाइथन सोसाइटी है वो तुमसे ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश कर रही है? तो वो जो ब्लैक बचर होता है वो थोड़ा सा डर जाता है। वो कहता है बट हम इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आएंगे? बट तभी वो ब्लड पाइथन सोसाइटी का बंदा कहता है कि ये सारी चीज़ें सभी लोगों के लागू होती है, सारे के सारे बिजनेसमैन के लिए जो भी हमारे ब्लड पाइथन एसोसिएशन के अंदर रह रहे हैं एंड अगर तुमने ये टैक्स पे करने से मना किया तो तुम इसका अंजाम जानते हो। ये सारे के सारे जो ब्लड पाइथन सोसाइटी के लोग थे इन लोगों ने पहले से डिसाइड करके रखा था कि इनका ये जो टैक्स है ये डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये सारे के सारे लोग थोड़े बहुत नखरे तो करेंगे। इसलिए वो किसी एक बिजनेसमैन को टपकाने के लिए आए थे ताकि वो उसे एक वार्निंग साइन के तौर पर इन सभी लोगों के ऊपर लागू कर सके कि अगर किसी ने टैक्स नहीं पे किया तो उनका क्या नतीजा हो सकता है। इसके बाद ये लोग चले जाते हैं। वही पीछे से लू फेंग आता है जो कि इन सारी बातों को सुन लेता है और वो कहता है ब्लड पाइथन सोसाइटी पूरे के पूरे 100 सेंचुरीज का टैक्स एक साथ वसूल करना चाहती है। क्या ये सही में पागल हो चुके हैं? जब वो शॉप का ऑनर इस चीज़ को सुनता है तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि लू फेंग ने इन सब चीज़ों को सुन लिया था। लू फेंग कहता है ये ब्लड पाइथन सोसाइटी लगता है ये पहले के सबक को भूल चुका है, ये लातों की भूत बातों से नहीं मानने वाले। बट फिर वो उस रेस्टोरेंट के ओनर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात इस टैक्स की तो जल्दी ये जो टैक्स है ये गायब हो जाएगा पूरी तरीके से, तो तुम मस्त कबाब बना के इसी तरीके से हम लोग को खिलाते रहना। जब ये ओनर इस चीज़ के बारे में सुनता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक होता है और वैसे भी उसको पता था कि जो लू है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने ब्लड पाइथन सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें फोर्स किया था 20,000 कॉस्मिक सैंड लू फेंग को कंपनसेशन के तौर पे देने के लिए। लू फेंग यहाँ से जा ही रहा होता है तभी वो जो ओनर होता है वो लू फेंग को रोकते हुए कहता है सुप्रीम लॉर्ड ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ब्लड पाइथन सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ हुआंग सिटी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड है, क्या आपको सही में लगता है कि आप उन्हें रेसिस्ट कर पाओगे? लू फेंग कहता है कि अगर एक बार मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता एंड फिर उसके बाद वो एक स्माइल देता है एंड फिर यहाँ से चला जाता है। वही ये जो शॉप का ओनर होता है वो लू फेंग की बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मे बी जो लू फेंग है उसे उसके शॉप की जितनी भी चीजें है वो काफी ज्यादा पसंद है, यानी कि इसके रेस्टोरेंट का खाना, इसलिए वो इसके रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस चीज के बारे में सोच के इस बंदे के मन के अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं। वही हम लोग को मुरुशा देखने के लिए मिलता है जो कि लू फेंग से कहता है मास्टर क्या अभी हमें ब्लड पाइथन क्लब का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? उसकी आंखों के अंदर एक चमक थी क्योंकि डेफिनेटली जो मोरूशा था उसे काफी सारी डेड बॉडीज कंज्यूम करने के लिए मिलने वाली थी, तो वो काफी ज्यादा खुशी था। वही उनके पीछे उनका ये जो नया सर्वेंट होता है जिसका नाम मू यू किंग यांग होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू फेंग जैसा एक सुप्रीम लॉर्ड एक रेस्टोरेंट को बचाने के लिए पूरी की पूरे ब्लड पाइथन सोसाइटी के खिलाफ क्यों जाना चाहता है। बट वो इन सब चीजों को लेकर लू फेंग को कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं थी।
इसके बाद जो लू फेंग होता है उसके फेस के ऊपर एक स्माइल देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद वो लू फेंग को लेके ब्लड पाइथन सोसाइटी के हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है। कुछ टाइम के अंदर वो ब्लड पाइथन सोसाइटी के सामने पहुंच जाता है तो उनके सामने एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर मौजूद था एंड साथ ही यहाँ पे काफी सारे लोग थे जो कि काम कर रहे थे। जगह के ऊपर काफी सारे फॉर्मेशन लगाई हुई थी एंड साथ ही यहाँ पे काफी सारे टेरिफाइंग गार्ड्स भी थे। बट एट द एंड इन सारे गार्ड्स की और फॉर्मेशन की कोई भी औकात नहीं है एक इटर्नल ट्रू गॉड वॉरियर के सामने। लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर, आपको उस बंदे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ब्लड पाइथन सोसाइटी का वो जो लीडर है, वो अगर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। वही जो लू फेंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अभी खड़े खड़े तमाशा देखो कि मैं किस तरीके से इसकी बैंड बजाता हूँ। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो धीरे धीरे करके ब्लड पाइथन सोसाइटी के हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। जब लू फेंग जा रहा था तो जो मोरुशा होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर, ब्लड पाइथन सोसाइटी के गिल्ड लीडर है, उसकी डेड बॉडी को मेरे लिए जरूर रखना। तो जो मोरुशा होता है वो हंसते हुए कहता है तू सही में काफी ज्यादा लालची है। वही लू फेंग के हाथों के अंदर हम लोगों को एक टोकन देखने के लिए मिल सकता था एंड ये जो टोकन था ये डार्क हॉल का था यांग फेंग गिल्ड के। इस टोकन की मदद से लू फेंग तुरंत उस यांग फेंग गिल्ड के उस बाउंटी मिशन के लिए एक्सेप्ट कर लेता है एंड इस बाउंटी मिशन को एक्सेप्ट करने का मतलब था कि लू फेंग प्रेसिडेंट मू यांग को मारने के लिए जा रहा है, कि ब्लड पाइथन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। वही लू फेंग अपने आंखों के सामने देखता है कि ब्लड पाइथन सोसाइटी के हेडक्वार्टर के अंदर इस वक्त काफी सारे लोग थे जो कि आसपास उड़ रहे थे एंड क्योंकि अभी दिन का टाइम भी था तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी चार्ज तो मची हुई थी। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है सब लोग अपने अपने कामों के अंदर बिजी थे, बट तभी इनके सर के ऊपर का जो आसमान होता है वो पूरी तरीके से काला होने लग जाता है। ऐसे लग रहा था कि ये पूरा का पूरा हेडक्वार्टर एक डोमेन के अंदर पैक हो रहा है। तुरंत जो ब्लड पाइथन सोसाइटी के गार्ड थे उन्हें समझ आ जाता है कि ये क्या है। यहाँ पे एक्चुअली एक छोटा सा यूनिवर्स बनाया गया था जिसके अंदर पूरे के पूरे ब्लड पाइथन सोसाइटी के हेडक्वार्टर को लाया गया था। इस तरीके का यूनिवर्स बनाना यानी कि उनका जो एनिमी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इस चीज का अंदाजा उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर ही लगा लिया था। वही हमें दूर खड़े हुए मोरुशा और मोयो किंग यांग देखने के लिए मिलता है। जो मोयो किंग यांग होता है वो मोरुशा से कहता है लॉर्ड लुओसा, मास्टर वहाँ पे गए एंड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर जो मोरुशा होता है वो स्माइल करते हुए कहता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस खड़े खड़े तमाशा देखो। इस वक्त अगर देखा जाए तो बस यांग फेंग गिल्ड और डाओरंग की कोई पता था कि जो लू फेंग है उसने एक्चुअल में उस बाउंटी मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है एंड डेफिनेटली इस बात को पब्लिक नहीं किया जाएगा। इवन टॉट लू फेंग उस बंदे को मार भी देता है, उसके बाद भी इस बात को पब्लिक नहीं किया जाएगा कि लू फेंग ने उसे मारा था। फिर हम लोग को यांग फेंग गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ का जो चीफ होता है उसे तुरंत एक सर्वेंट आके कहता है कि जो लॉर्ड लू है उन्होंने ब्लड पाइथन गिल्ड प्रेसिडेंट मू यांग को मारने का मिशन एक्सेप्ट कर लिया है। सुन के यहाँ का जो चीफ होता है वो थोड़ा सा शॉक होता है। जब वो विंडो के अंदर से ब्लड पाइथन सोसाइटी के हेडक्वार्टर की तरफ देखता है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा छा चुका है एंड वो अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं देख सकता था। ये चीज देखते ही वो मन ही मन कहता है ये लॉर्ड लू है, ये सही में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, ये काफी ज्यादा डायरेक्ट भी है, ये डायरेक्टली बिना किसी वार्निंग के अंदर घुस गया। बंदे के अंदर कुछ तो बात है। भाई जो सिटी लॉर्ड मेंशन होता है वहाँ पे भी ये न्यूज फैल जाती है। भले ये न्यूज़ नहीं फैलती कि लू फेंग वहाँ पे है, लेकिन ये न्यूज़ फैल जाती है कि ब्लड पाइथन सोसाइटी का हेडक्वार्टर जो है वो अचानक पूरी तरीके से एक कॉस्मिक फील्ड के थ्रू घिर चुका है। वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन हो रहा है और वहाँ से काफी ज्यादा भयानक फ्लक्चुएशन आ रही है। तो लू फेंग था उसने एकदम से इस मिशन को इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि अगर वो इस मिशन को पहले एक्सेप्ट करता तो हो सकता था कि जो यांग फेंग गिल्ड वाले है वो ब्लड पाइथन सोसाइटी वालों को मैसेज भेज दे, क्योंकि इस वक्त वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता था। लेकिन जो यांग फेंग गिल्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है एंड वो ऐसे आटू झाटू लोगों से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखती, बट उसके बाद भी लू फेंग किसी के ऊपर भी आग बंद करके विश्वास नहीं कर सकता था। इसलिए लू फेंग ने पहले यहाँ पे अटैक किया था एंड उसके बाद मिशन को एक्सेप्ट किया था। वही जो लू फेंग होता है वो तुरंत अपने हाथों को आगे करता है, उसके जो हाथ होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड लू फेंग इस बड़े से हाथ को धर के पूरे के पूरे ब्लड पाइथन सोसाइटी के हेडक्वार्टर के ऊपर मारता है। जैसे उसका इतना ज्यादा बड़ी और भारी भरकम हाथ उन सारी बिल्डिंग्स के ऊपर लैंड करता है, तुरंत उन लोगों का कीमा बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे जितनी भी फॉर्मेशंस थी वो भी एक के बाद एक ब्लास्ट हो चुकी थी सारी की सारी। हम लोगों को ब्लड पाइथन गिल्ड लीडर मू यांग देखने के लिए मिलता है। जब वो खिड़की से देखता है कि पूरे के पूरे ब्लड पाइथन सोसाइटी के अंदर धड़कम मच चुका है, ये जो भी बंदा है उसने पलक झपकते यहाँ पे आके पूरी तरीके से तबाही मचा दी है। ये चीज देख के वो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा काफी टेरिफाइंग है। तो वो एक चीज और समझ चुका था कि ये जो कुछ भी है ये उसी के लिए आया है, यानी कि मे भी उसने माउंटेन मिशन को एक्सेप्ट कर लिया होगा। लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर इतना दम किसके अंदर आ गया जो कि उसको मारने की कोशिश करे। एंड तुरंत वो लू फेंग की तरफ एक डिवाइन आइज के थ्रू देखता है ताकि वो देख सके कि आखिरकार ये बंदा है तो है कौन। तभी हम लोग को वाइस प्रेसिडेंट लाइम मूवी देखने के लिए मिलते हैं जिनका दिल लू फेंग ने एक ही बारी के अंदर निकाल लिया था। वो भी काफी ज्यादा डर चुके थे। वो देखते कि एक ही बारी के अंदर सारे के सारे फॉर्मेशन उनके तबाह हो चुके थे। इसका मतलब ये जो सामने वाला बंदा है उसकी जो पावर है वो लाइमो से काफी गुना ज्यादा है, यानी कि इस बार जो एनीमे है इसकी जो पावर है वो लगभग उनके प्रेसिडेंट की पावर के बराबर में तो होगी। भाई हम लोग को ब्लड पाइथन सोसाइटी
सोसाइटी के हेडक्वार्टर के अंदर एक कैदी देखने के लिए मिलता है, जो कि एक ट्रू और वाइट स्पेस लेवल का वॉरियर था। जब वो देखता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी टूट फूट रही है, तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई आ चुका है जो कि ब्लड पाइथन सोसाइटी का सर्वनाश करने के लिए आया है। एंड ये जो भी बंदा ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो जोर जोर से हंसने लग जाता है क्योंकि इस बंदे को यहाँ पे रख के काफी ज्यादा लंबे टाइम तक टॉर्चर किया गया था। एंड साथ ही साथ इसके पूरे के पूरे क्लैन को खत्म कर दिया गया था कीमो ट्राइब के। लेकिन फाइनली आज उसे उसका बदला देखने के लिए मिल रहा है। ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो वाइस प्रेसिडेंट मोलिन होता है एंड साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट होता है, ये सबके सब बाहर आ जाते हैं लू फेंग से लड़ने के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट मोलिन था, वैसे तो उसकी काफी ज्यादा फट रही थी लू फेंग से, क्योंकि लास्ट टाइम लू फेंग ने एक ही बार के अंदर इसकी हालत खराब कर दी थी। बट स्टिल इस चीज को लेके इसके मन में तो काफी ज्यादा गुस्सा था, इसलिए तुरंत इसकी जो बॉडी होती है वो एकदम से डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी कि बिखर के काफी सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स के अंदर चेंज हो जाती है। एंड ये सारे जो इंसेक्ट होता है वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है। वही इंसेक्ट्स के अंदर एक जो झुंड होता है वो लू फेंग की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ जाता है। फेंग ने स्टार्टिंग के अंदर इन सारे के सारे इंसेक्ट्स को देख लिया था कि कौन सा इंसेक्ट किधर जा रहा है, एंड कुछ इंसेक्ट उसको रोक रहे थे। क्या वो समझ जाता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट मॉलिन है उसके पास पॉइजनस बॉडी है, एंड ये उसकी पॉइजनस बॉडी के पॉइजनस इंसेक्ट है। अगर इनमें से एक भी जिंदा बचा तो हो सकता है कि वो वापस से जिंदा हो सके। इसका मतलब उसे हर एक कीड़े को चुन चुन के मारना पड़ेगा ताकि ये वापस से रिकरेट ना हो सके। सारे के सारे जो पॉइजनस इंसेक्ट है इनके जो दांत है वो काफी ज्यादा शार्प है। इवन वो वेपन्स और ट्रेजर्स को भी टाइम के साथ पूरी तरीके से दीमक की तरह चबा सकते हैं। इन इंसेक्ट्स के अंदर जो भी पॉइजन होता है वो डायरेक्टली किसी के भी सोल को हार्म करता है। वही हम लोग को प्रेसिडेंट मोलिन देखने के लिए मिलता है। वैसे तो ये बंदा ऑलरेडी काफी सारे इंसेक्ट्स के अंदर चेंज हो गया था, लेकिन हर एक इंसेक्ट्स के अंदर इसकी खुद की जान ही बसी हुई थी। वही एक इंसेक्ट मन ही मन सोचते हुए कहता है कि एज लॉन्ग एज मैं इस बंदे को इन सारे इंसेक्ट्स के थ्रू रोक सकूं, क्योंकि ऐसे मेरे पास काफी सारे हैं, एंड अगर ये कुछ टाइम तक मैं इसे रोक लूं तो मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। वैसे तो ये जो इंसेक्ट्स ये काफी ज्यादा टॉट थे, लेकिन जैसे ही लू फेंग के करीब जाता है ये तुरंत टूट के बिखरने लग जाता है, यानी कि ये हवा के अंदर ही पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो तुरंत अपने ऑरा को बढ़ा देता है, एंड अपने इस ऑरा फ्लक्चुएशंस के थ्रू, यानी कि इस ऑरा पावर के थ्रू इसे वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट मॉलिन था के पीछे भी लू फेंग ने अपने पावरफुल ग्रे मिस्ट को छोड़ दिया था, और उस ग्रे मिस्ट के कंटेंट के अंदर जितने भी इंसेक्ट आ रहे थे वो सारे के सारे तुरंत तंदूरी बन के गल जा रहे थे। लू फेंग एक ही झटके में अपनी मुट्ठी बंद करता है और चारों तरफ काफी ज्यादा तेजी से ग्रे फॉग बिगड़ जाता है, एंड यहाँ पे जितने भी इंसेक्ट थे वो सारे के सारे एक ही सेकंड के अंदर मारे जाते हैं। जैसे जैसे ये इंसेक्ट्स मर रहे थे इनकी बॉडी का जो ट्रेजर था वो जमीन के ऊपर गिर रहा था। तुरंत एक ही बारी के अंदर जो लू फेंग होता है वो सारा का सारा ट्रेजर कलेक्ट कर लेता है, एंड इन सारे के सारे मिलियंस ऑफ इंसेक्ट को जो लू फेंग था वो 9 स्वॉर्ड ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड टेक्निक से मार रहा था। टेक्निक लू फेंग ने तब सीखी थी जब वो अपनी सक्लूजन पीरियड के अंदर था। रिकॉग्निशन स्वॉर्ड डोमेन का एक हिस्सा है जिसके अंदर रिकॉग्निशन स्वॉर्ड का एक कंसेप्शन है। लू फेंग की डिवाइन बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उसके बॉडी का बस झाड़ भर का हिस्सा लग रहा था किसी भी एक इटरनल ट्रू गॉड को मारने के लिए। मतलब इस वक्त जो शियाब है वो अकेला 10 से 15 इटरनल ट्रू गॉड्स के बराबर में है। फाइटिंग स्ट्रेंथ के बारे में तो नहीं पता, लेकिन बॉडी के हिसाब से आप समझ सकते हो कि नॉर्मल इटरनल ट्रू गॉड की जो बॉडी होती है वो लगभग 3 मिलियन किलोमीटर तक की होती है, बट लू फेंग की ऑलरेडी 15 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। एंड क्योंकि ऑलरेडी अभी वो अपने पीक को भी अटेन कर चुका है तो उसके जो बॉडी का एल्टीट्यूड है वो लगभग 18 बिलियन किलोमीटर तक पहुंच चुका है, जो पूरी तरीके से अनइमेजिनेबल है। एंड लू फेंग की इतनी ज्यादा बड़ी जो डिवाइन बॉडी थी उसके अंदर से निकलने वाला जो एक्सप्लोजिव फोर्स था वो इतना ज्यादा पावरफुल था, एंड साथ ही जो एक्सप्लोजिव फोर्स था इसे लू फेंग ने अपने समस्वारा स्वॉर्ड डोमेन के थ्रू और ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया था। इस डोमेन के अंदर यूडोमो या फिर ये जो वाइस प्रेसिडेंट लाइमो जैसे जितने भी इटर्नल ट्रू गॉड थे, अगर ये लोग टिक गए तो ये सब मरने की हालत में बचेंगे। वही जो प्रेसिडेंट लाइमो थे वो इस वक्त अलग ही शॉक के अंदर थे, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। एक तरफ जहाँ पे वो अपनी पूरी डिवाइन बॉडी की पावर्स को बर्न कर रहे थे, दूसरी तरफ लू फेंग ने अपने तिनके भर की शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं किया था। समझ नहीं आ रहा था कि लू फेंग की तिनके भर की शक्तियां इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। वाइस प्रेसिडेंट लाइमो की ऑलरेडी आगे से गीली और पीछे से पीली हो चुकी थी, तो वो भागते हुए प्रेसिडेंट की तरफ जाता है मदद मांगने के लिए। फाइनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है छाती चौड़ी किए हुए ब्लड पाइथन प्रेसिडेंट मू यांग वाइस प्रेसिडेंट लाइमो को अपने शरण में लेते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी मैं बचाऊंगा। इस वक्त लू फेंग इसकी तरफ देखते हुए बस यही सोच रहा होगा कि भाई पहले तू अपनी जिंदगी तो बचा ले। जो वाइस प्रेसिडेंट लाइमो था वो कहीं ना कहीं जानता था कि जो प्रेसिडेंट है वो बड़ी फेंक रहा है, बट स्टिल उसके दिल में थोड़ी सी जान आई थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि जब प्रेसिडेंट उस बंदे के साथ फाइट कर रहे होंगे, यानी कि लोहे के साथ फाइट कर रहे होंगे, तो उनके पास मौका होगा यहाँ से भागने का। बाकी लू फेंग के साथ वो लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे इस चीज के ऊपर तो भरोसा उनको झाड़ भर का भी नहीं था प्रेसिडेंट के ऊपर। यहाँ से जो प्रेसिडेंट लाइमो थे वो पतली गली नाप के निकल ही रहे थे, तभी अचानक से प्रेसिडेंट के पूरी तरीके से चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट लाइमो थे उनकी तो बैंड गिली हो गई थी। लू फेंग पलक झपकते इनके
सामने आ गए थे और एक बार फिर से इनका दिल था लू फैंग के हाथों के अंदर। जो वाइस प्रेसिडेंट लाइमू की बॉडी थी वो ऑलरेडी जमीन के ऊपर गिर चुकी थी धड़ाम करके। प्रेसिडेंट लाइमू को भरोसा नहीं हो रहा था कि लू फैंग इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। अभी तक तो वो काफी ज्यादा दूर था उनसे और पलक झपकते ही वो सेकंड्स के अंदर उनके सामने आ गया और उनका दिल भी बाहर निकाल लिया। ये इटर्नल गॉड लेवल के बीच की फाइट है और लू फैंग ने इतनी ज्यादा कैजुअली इसका दिल वापिस से बाहर निकाल लिया था जैसे कि ये लू फैंग के लिए केक काटने के बराबर में हो। अभी वो केक काटने की बात नहीं कर रहा, कोई गलत मत समझना। जो लू फैंग होता है वो लाइमू की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, बच्चे तू तो काफी ज्यादा तेज निकला, बट मेरे से ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। वही जो लाइमू होता है वो तुरंत लू फैंग से भीख मांगने लग जाता है और वो कहता है, मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब तुम्हें दे दूंगा, प्लीज प्लीज मेरी जान बख्श दो, प्लीज मुझे मत मारो। तो जो लू फैंग होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, इवन अगर मैं तुम्हें मार दूं, तुम्हें मारने के बाद भी तुम्हारा सारा का सारा ट्रेजर मेरा ही होगा, मैं जिंदा छोड़ के क्या ही फायदा। अगली सेकंड के अंदर पचक करके आवाज आती है और लू फैंग उस दिल को अपने हाथों के अंदर मसल देता है पूरी तरीके से। इसी के साथ जो वाइस प्रेसिडेंट लाइमू की कहानी होती है वो ये पे खत्म हो जाती है, जहाँ लू फैंग एक तरफ ब्लड पाइथन सोसाइटी के अंदर ऐसी की तैसी कर रहा था सभी लोगों की, वही दूसरी तरफ हम लोग को हुआंग गार्ड्स देखने के लिए मिलता है क्योंकि ऑलरेडी ब्लड पाइथन सोसाइटी के हेडक्वार्टर के बाहर आ चुके थे। लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक डोमेन बन चुका है, इन्हें अंदर जाने की कोई भी ऑर्डर्स नहीं मिले थे, ना ही लू फैंग को डिस्टर्ब करने के कोई ऑर्डर्स मिले थे। ये लोग बस यहाँ पे इसलिए आए थे कि यहाँ पे जिस किसी की भी फाइट हो रही हो उनके बीच में कोई भी आम नागरिक ना फैला जाए। ये जो हुआंग गार्ड्स होता है ये जमीन के ऊपर पूरे के पूरे ब्लड पाइथन सोसाइटी के अंदर एक फॉर्मेशन बिछा देता है। जो मोरूशा होता है वो तुरंत देख लेता है इस फॉर्मेशन को और वो तुरंत मोया किंग यांग को लेके यहाँ से निकल जाता है। मोया किंग यांग होता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो मोरूशा से कहता है, मास्टर लूसा क्या हुआ। इस वक्त जो मोरूशा होता है वो इसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। सबसे पहले वो यहाँ से किसी सेफ जगह के ऊपर जाता है। जिस जगह के ऊपर लू फैंग का डोमेन बना हुआ था उसी जगह के आसपास के साइड्स के अंदर से हम लोग को हुआंग सिटी की जो वाइन ड्रैगन लीजन थी वो देखने के लिए मिल सकती थी। ये एक तरीके का वाइन प्लांट था जिसने यहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था कि किसी भी तरीके की जो शॉक वेव्स है वो बाहर ना आए। इस तरीके से खुलेआम कोई भी सिटी के अंदर फाइट भी नहीं कर सकता था। डेफिनेटली इन लोगों की जब फाइट खत्म होगी तो जो भी जिंदा बचेगा उनको ये लोग उठा के लेके जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे पहले ये सारे के सारे ट्रैप्स बिछाए जा रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वाइन प्लांट है ये एक्चुअल में कोई वाइन प्लांट नहीं है, ये एक्चुअल में एक मैकेनिकल टाइप का सुप्रीम ट्रेजर है। को कंट्रोल करने के लिए पता नहीं कितने हजारों ट्रू गॉड्स इसे अंदर बैठ के कंट्रोल कर रहा है, साथ ही साथ काफी सारे ग्रुप्स ऑफ वाइट ट्रू गॉड भी। एंड जब ये अपने फुल फॉर्म के अंदर होता है तो ये ट्रेजर लगभग एक चॉज मास्टर लेवल जितनी पावर को प्रोड्यूस करता है। डेफिनेटली इटर्नल ट्रू गॉड्स की औकात नहीं है इस ट्रेजर के सामने। लू फैंग इस ट्रेजर के साथ फाइट कर सके या ना कर सके वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन वो आराम से इसके सामने टिक सकता है क्योंकि जो लू फैंग की डिवाइन बॉडी है वो काफी ज्यादा बड़ी है, किसी चॉज लेवल के मास्टर से भी ज्यादा बड़ी। जो वाइन टाइप का ट्रेजर था उसके अंदर बैठे हुए थे जनरल ची रोंग। इस वक्त इस जनरल चैरोंग को एक मैसेज आ रहा होता है जो कि मो लीजाओ ने भेजा हुआ था, कि प्रेसिडेंट थे। कहता है कि मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो फाइट है जो कि ब्लड पाइथन सोसाइटी हेडक्वार्टर के अंदर हो रही है इसके थ्रू कोई भी इनोसेंट आदमी नहीं मारा जाना चाहिए। अगर किसी कारण किसी इनोसेंट की जान जाती है तो वो बंदा बचना नहीं चाहिए। जो कमांडर मॉली होता है वो कहता है कि डोंट वरी, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से तैनात हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा। भाई गाइस ये जो वाइन टाइप का सुप्रीम ट्रू ट्रेजर था इसके ऊपर हम लोग को एक शेडो देखने के लिए मिल सकती थी। ये शेडो मो लीजाओ की थी जो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन था पूरे के पूरे 5 मेजर फैमिलीज के अंदर एंड सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर भी। जेन चिरोंग और कमांडर मॉली ये लोग इसकी काफी ज्यादा इज्जत करते थे। इवन थॉट ये लोग भी इटर्नल ट्रू गॉड थे कि उन्होंने डेफिनेटली इस बंदे से ज्यादा पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। बट इन लोगों ने लू फैंग को भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। मे बी लू फैंग को देखने के बाद इन लोगों के थॉट चेंज हो जाएंगे। पूरी की पूरी हुआंग सिटी इस वक्त हिल चुकी थी क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि जो बड़े बड़े सुप्रीम टाइप के ट्रेजर्स है जैसे कि टेंजियो लीजॉन और जितनी भी सुप्रीम पावर्स है हुआंग सिटी वो सारी की सारी बाहर आ रही है। पर नॉर्मली कोई भी छोटी मोटी या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती भी है हुआंग सिटी के अंदर तो वो जनरल्स के द्वारा या फिर इटर्नल ट्रू गॉड्स के द्वारा सॉल्व कर ली जाती है। इस बार टैंक और तोपों जैसी इन बड़ी बड़ी मशीनों को बाहर निकाला जा रहा था। का बस एक ही मतलब बनता था कि ब्लड पाइथन सोसाइटी के अंदर जो भी फाइट हो रही है वो एक अलग लेवल के ऊपर हो रही है और नॉर्मल हुआंग गार्ड्स अभी इस फाइट को नहीं रोक सकते। मे भी जो भी इस फाइट को लड़ रहा है वो पूरी की पूरी हुआंग सिटी का वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। ऑलरेडी जहाँ पे लू फैंग की फाइट हो रही थी आसपास पूरी तरीके से टैंक तोपे और ये सारी की सारी चीजें आ चुकी थी यहाँ पे। टैंक तोपों का मतलब है कि बड़े बड़े हुआंग लीजेंस आ चुके थे यहाँ पे। मतलब आप देख सकते हो कि लू फैंग को रोकने के लिए पूरी की पूरी आर्मी यहाँ पे आ चुकी है। अभी इसलिए ये लोग इन लोगों के इंटरनल अफेयर्स के अंदर उंगली तो नहीं डालने वाले, ये लोग बस यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। वही हम लोग को सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर जियान चैंग रोंग देखने के लिए मिलता है। ये भी एक डेफिनेटली काफी ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। इसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सारी जो चीज है ये सारी की सारी चीजें दिन के अंदर हो रही है। आखिर इतने ज्यादा गुर्दे वाला कौन है जिसने दिन दहाड़े पूरे के पूरे पाइथन ट्राइब के ऊपर अटैक कर दिया। जो भी है ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग पर्सन है।
वही हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है, जो कि डेफिनेटली इन सब चीजों को नोटिस कर ही लेता है, बट वो जानता था कि ये लोग उसके फाइट के अंदर दखल अंदाजी नहीं करने वाले जब तक वो कुछ रूल्स को ब्रेक ना कर दे। तो जो लू फैंग था वो रूल्स के अंदर रह के इन सारी फाइट्स को अंजाम दे रहा था। ऑलरेडी लू फैंग वाइस प्रेसिडेंट को मार चुका था, जिसके बाद वो प्रेसिडेंट की तरफ देखता है। तो जो प्रेसिडेंट मू यांग था उसने भी ये चीज नोटिस कर ली थी कि जो गार्ड्स है और साथ ही साथ जो हुआंग लीजेंस है वो सारे के सारे यहाँ पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। उनमें से किसी को भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों के इंटरनल अफेयर से। जो प्रेसिडेंट मू यांग होता है वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं सही में तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ एंड तुम डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड हो, जिन्हें भी मैंने आज तक देखा है। हमारी जो स्पीड है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है। ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम वर्ल्ड के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो। वो तुम्हारी नेचुरल स्पीड थी। लू फैंग होता है वो हंसते हुए कहता है कि एक्चुअली मैं उस स्किल का इस्तेमाल तो नहीं करने वाला था, लेकिन ये जो वाइस प्रेसिडेंट लाइमू था काफी ज्यादा भगोड़ा किस्म का इंसान था, तो मुझे उसके साथ थोड़ा सा और खेलना था, लेकिन उसकी बदकिस्मती से भागने की ज्यादा ही जल्दी थी। वही जो प्रेसिडेंट होता है वो भी समझ जाता है कि इस वक्त जो लू फैंग ने जिस स्किल का यूज किया था वो डोंग डोंग लीनेज की स्किल है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक स्किल और काफी ज्यादा रेयर स्किल है, जो उनके इनहेरिटेंस को ही मिल सकती है। लू फैंग की तरफ काफी ज्यादा फ्रेंडली टोन के साथ कहता है, लॉर्ड लू है, तुम सही में काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुमने मेरे 2 वाइस प्रेसिडेंट्स को मार दिया, तुम ऑलरेडी उनके सारे के सारे ट्रेजेस को भी कलेक्ट कर चुके हो और साथ ही साथ तुमने मेरा पूरा का पूरा हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, बट अभी आपको रुक जाना चाहिए। लू फैंग इस चीज को सुनता है तो थोड़ा सा शॉक होता है और वो मन ही मन सोचता है, ये प्रेसिडेंट ये हमेशा इतना ज्यादा काम कैसे हो सकता है, बिकॉज पहले भी इसने मीठी मीठी बातें बोल के इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया था। लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि देखो ये जो दुनिया ये काफी ज्यादा बड़ी है, दुनिया के अंदर ऑलरेडी हमारे काफी सारे दुश्मन होते हैं, इतने सारे दुश्मनों में अगर तुम कोई एक अच्छा दोस्त बना लो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होता है। रही बात इन 2 वाइस प्रेसिडेंट्स की डेथ की, तो मुझे इनकी घंटा कोई फिक्र नहीं है, बस लॉर्ड लू के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ एंड मैं आपको सिंसियरिटी दिखाने के लिए मैं इवन आपको 50,000 कॉस्मिक सैंड भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं होप करता हूँ कि इतनी इज्जत देने के बाद आप मेरे इस ऑफर को डिनाई नहीं करोगे। लू फैंग प्रेसिडेंट मू यांग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो? माफ करना लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है। जिसे सुन के जो मू यांग के एक्सप्रेशन होते हैं वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है एंड फिर वो लू फैंग की तरफ एक लास्ट टाइम देखते हुए कहता है, मैं बस तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, तुम इस तरीके से मेरे को क्यों मारने के पीछे पड़े हो? क्योंकि तुमने ड्योंग रोंग यांग को मारा था एंड उसकी पूरी क्लैन को खत्म कर दिया। वही प्रेसिडेंट कहता है कि डोंग रोंग यांग वो बस एक ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड था, क्या तुम सही में उसको मेरे साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो? कि कंपैरिजन के अंदर हम लोग एलाइट्स हैं, हमें इस तरीके से नहीं लड़ना चाहिए। एंड वैसे भी जो कमजोर लोग होता है वो पावरफुल लोगों के पाव के नीचे एक न एक दिन आगे कुचल ही जाता है। सब चीजें सुनने के बाद जो लू फैंग होता है वो प्रेसिडेंट की तरफ दिखते हुए कहता है, पावरफुल हो, तुमने अपने आप को कल्टीवेट किया, तुम पावरफुल बने, तुम्हारी इज्जत करता हूँ। इटर्नल ट्रू गॉड जो कि डार्क फोर्सेस थे हो, तुम सारे के सारे एक नंबर के इडियट हो, तुम गरीब और कमजोर ट्रू गॉड्स को हंट करते हो, उन्हें मार के उनको लूटते हो, वह अंधा शोषण करते हो, उन्हें बिना गिनती के मारते रहते हो, तुम सबके सब काफी ज्यादा बुरे हो और मरना डिजर्व करते हो। जो प्रेसिडेंट मू यांग होता है वो स्माइल करता है और कहता है, मैं इन सब चीजों को समझ सकता हूँ, तुम्हें भी एक चीज समझनी चाहिए कि जब तक मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास पावर है उन सभी लोगों को अपने से नीचे देखने की, मैं हमेशा उन लोगों को अपने से नीचे ही देखूंगा और मैं हमेशा उन लोगों से बड़ा ही रहूंगा भी हो जाए। एंड आज मैं भी देखता हूँ कि किस तरीके से तुम मुझे मारते हो, मेरे अंदर ये जो हिम्मत है ये कहाँ से आ रही है। उसके बाद इंस्टेंटली वो अपने ट्रू फॉर्म के अंदर आ जाता है और उसका ये जो ट्रू फॉर्म होता है इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा सा नाग होता है। अरे गाइस एल्विश यादव की बात नहीं कर रहा, सांप की बात कर रहा हूँ। एंड जो सांप होता है ये काफी ज्यादा बड़ा पाइथन होता है, पूरी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के डेंस स्केल थी एंड इसके बॉडी से निकलने वाला जो ऑरा था उसे स्पेस एंड टाइम पूरी तरीके से डिसॉर्ट हो रहा था। 2-4 लोग यहाँ पे बचे हुए थे, जब ये इस प्रेसिडेंट के ट्रू फॉर्म को देखते तो उनकी फटके 1000 हो जाती है और वो तुरंत छुप जाते हैं। बड़ी पाइथन था, इसे उन सब लोगों की घंटा कोई फिक्र नहीं थी, ये तुरंत अपने ऑरा को बढ़ा देता है, जिसके कारण एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लैक कलर की फ्लक्चुएशन रिलीज होती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है एंड जितने बच्चे कुछ लोग थे वो सारे के सारे इस फ्लक्चुएशन के अंदर मारे जाते हैं। जिसके तुरंत बाद ये जो बंदा होता है वो तुरंत लू फैंग के ऊपर हमला कर देता है। इस वक्त जो लू फैंग था उसने अभी तक अपने बॉडी को बड़ा नहीं किया था, इसलिए उसकी जो बॉडी थी वो काफी ज्यादा पिद्दी सी दिख रही थी इस बड़े से जायंट स्नेक के सामने। इंस्टेड जो लू फैंग था वो काफी ज्यादा कामली खड़ा था, तभी जो स्नेक होता है वो तुरंत अपनी पूंछ को घुमा के लू फैंग को मारता है। अचानक से हम लोग को देखने के लिए मिलता है लू फैंग ऑलरेडी उस जगह से गायब हो चुका था और वहाँ पे बस लू फैंग की आफ्टर इमेज थी। लेकिन हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है वो इस ब्लडी पाइथन की चेस्ट के आसपास पहुंच जाता है, के ऊपर धर के वो अपना एक पाम मारता है। फैंग का जो कराटे चॉप था ये किसी भी नाइफ से कम नहीं था, ये दिखने में जैसे काफी ज्यादा
ऑर्डिनरी सा दिख सकता है, लेकिन इसके अंदर 9 बाउंड्री ब्रेकिंग नाइफ्स की पावर है, जो कि लाइफ एंड डेथ नाइफ्स है। टेक्निक है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लू फेंग ने इस टेक्निक को तब प्रैक्टिस किया था जब वो अपनी परफेक्ट डिवाइन बॉडी को रिफाइन कर रहा था। एंड ये जो टेक्निक है ये सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी पार्ट को एक नाइफ के अंदर कन्वर्ट कर देती है। एंड ये नाइफ कोई एरा गैरा नाइफ नहीं होता, ये किसी भी चीज को फाड़ के रख सकता है। फेंग का कराटे चॉप पड़ते ही ये जो पाइथन होता है, इसके चेस्ट के ऊपर जितनी भी स्केल्स होती है वो सारी की सारी उखड़ जाती है और ये दूर पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है। जो प्रेसिडेंट मू यांग होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक आर्मर पहन के रखा था। वही जो लू फेंग था वो भी थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि अभी तक उसका जो हाथ था वो इसके छाती के आर पार हो जाना चाहिए था कि इसने एक सीक्रेट ट्रेजर पहन के रखा था, इसलिए ये अभी तक जिंदा बच गया। वही वो जो प्रेसिडेंट मू यांग थे वो पूरी तरह से शॉक थे कि लू फेंग ने उसका आर्मर भी फाड़ दिया। एंड इस जगह के ऊपर रुकता नहीं है। एंड इससे पहले कि वो जो पाइथन था वो जमीन के ऊपर गिरता, उससे पहले ही लू फेंग ठीक अपनी जगह से गायब होकर ठीक इसके सामने पहुंच जाता है और वापिस से एक काफी ज्यादा भयानक चॉप मारता है इसके शोल्डर के ऊपर। इस बार के लू फेंग के चॉप से इसका जो शोल्डर था वो आधे हिस्से के अंदर कट चुका था। एंड इस स्वॉर्ड अटैक का नाम था ज्यूजू स्वॉर्ड। भी 9 बाउंड्री ब्रेकिंग स्वॉर्ड की एक टेक्निक है। जो स्वॉर्ड है उससे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो लू फेंग का हाथ है वही किसी स्वॉर्ड से कम नहीं है। साथ ही साथ ये जो अटैक लू फेंग अभी कर रहा है, इसके अंदर ग्रेट वे ऑफ ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी थोड़ा बहुत कमाल है, जिसका डेफिनेटली आर्टिस्टिक कंसेप्शन लू फेंग ने मोरूशा से सीखा था। जो मोरूशा है वो खुद के अंदर ही एक डिस्ट्रक्शन है। वही जो प्रेसिडेंट ब्लडी पाइथन थे, ऑलरेडी उसके पूरे बॉडी के ऊपर खून खून हो चुका था। वो ऑलरेडी 10th लेवल के ऊपर थे इटर्नल ट्रू गॉड के, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेवल माना जाता है। एंड साथ ही साथ उसके बॉडी के ऊपर काफी सारे आर्मर और सीक्रेट ट्रेजर्स भी लगे थे, बट उसके बाद भी उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके बॉडी को किसी अनपैरेलल फोर्स के द्वारा हिट किया जा रहा है। उसके ट्रेजर्स, बॉडी और उसके आर्मर के ऊपर लगातार काफी सारे डेंट पड़ते जा रहे थे। उसके जो सुप्रीम आर्मर थे वो भी लू फेंग के चॉप के सामने पूरी तरीके से फट के चार हो चुके थे। सोचता है कि ये वो है, इसका जो हैंड नाइफ है के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, जितनी जिनके सीक्रेट ट्रेजर को फुल पावर के अंदर यूज किया जाए तभी जितनी पावर प्रोड्यूस हो। मैं डेफिनेटली इन सब चीजों को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। इवन मैं अपने डिवाइन पावर्स को बंद कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे हर सेकंड फील हो रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी जो परफेक्ट डिवाइन बॉडी है वो ऑलरेडी पीक तक इवॉल्व हो चुकी है। वही जो प्रेसिडेंट होता है ये मनी मन समझ जाता है कि जो लू फेंग है मे बी उसके पास लेजेंडरी इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी है, जिसके कारण जो लू फेंग की स्ट्रेंथ है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लू फेंग होता है वो जैसे ही देखता है कि उसके सामने वाले पाइथन के बॉडी के ऊपर जितने भी आर्मर वगैरह लगे थे वो सब फट चुके हैं, तो डेफिनेटली वो अपने हाथों से इस बंदे को फाड़ के रख देना चाहता था। एंड जस्ट लू फेंग काफी ज्यादा तेजी से इसकी तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी एक बहुत बड़ा सा ब्लडी जायंट हैंड अपीयर होता है, जो कि लू फेंग के मुंह के ऊपर एक तमाचे का चमाट मारता है। एंड इस चमाट के कारण जो लू फेंग का पूरा सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से रिबूट हो जाता है। वो जमीन के ऊपर जाके गिरता है, बट अचानक से वो अंडरटेकर की तरह उठ के खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा था इस फाइट के अंदर। वो कहता है इंटरेस्टिंग, अब मजा आ रहा है मुझे तुम्हारे साथ लड़ने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अब तक लू फेंग इस फाइट को डोमिनेट कर रहा था। बट फाइनली लू फेंग को एक बहुत ज्यादा जोरदार फटका बैठा था, जिसके कारण लू फेंग के बॉडी के अंदर से एकदम से झुंझुनी सी दौड़ उठी थी। उसके बॉडी का पूरा जो खून होता है वो एकदम से गर्म होना शुरू हो जाता है। इस थप्पड़ का दर्द उसे अपनी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फील हो रहा था। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि लू फेंग को इस तरीके के दर्द से दर्द नहीं होता, बल्कि वो लड़ने के लिए और ज्यादा उतावला हो जाता है। एंड इसलिए लू फेंग का नाम मैडमैन लू फेंग पड़ा था। वही वो जो ब्लडी पाइथन होता है वो लू फेंग की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में देखता है और वो अपना एक मैकेनिकल टाइप का सीक्रेट ट्रेजर बाहर निकालते हुए कहता है कि आज तक जितने भी लोगों ने मेरे इस सीक्रेट ट्रेजर को देखा है वो अगली बार कभी भी दुनिया नहीं देख पाए। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा।